अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेल्थ टॉक में मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान फलक कादिर। आपको प्रोग्राम में वार्म वेलकम करती हूं। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जैसे कि लास्ट टाइम हमने टॉपिक पे बात की थी कि इनफर्टिलिटी क्या है, इसके क्या इश्यूज़ होते हैं और ख़वातीन और जो मेल हज़रात हैं उसमें इनफर्टिलिटी के क्या क्या इश्यूज़ आते हैं। ये टॉपिक थोड़ा सा इस तरह का है कि हम लोग डिस्कस करने से कतराते हैं, थोड़ा से हम लोग इस चीज़ को डिस्कस करने से ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं, पर हमें महसूस हुआ कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसके ऊपर बात करना। बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जो इनफर्टिलिटी के इशू से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो सोसाइटी में रहने में इसके साथ साथ क्रिटिसाइज हो रहे होते हैं बहुत सारे लोगों से, बहुत ज़्यादा सोशल उनके ऊपर प्रेशर होता है। इसके ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक बहुत माहिर डॉक्टर जो है मौजूद हैं, उनको हमने इनवाइट किया है, जिनकी स्पेशलिटी MBBS है, MRCOG फ्रॉम इंग्लैंड, FRCOG वो भी इंग्लैंड से किया हुआ है उन्होंने, इनकी इंटरनेशनल प्रैक्टिस भी रही है। इसके साथ साथ सर सैयद यूनिवर्सिटी के अंदर HOD हैं गायनी वार्ड के अंदर और गायनाकोलॉजिस्ट के तौर पर ये प्रैक्टिस कर रही हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट में। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहबा जो हैं वो बहुत सारे सेंटर्स में काम कर रही हैं। डॉक्टर सोनिया नकीन का नाम है और इंडिविजुअली भी प्रैक्टिस कर रही होती हैं। इसके साथ साथ जो है ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट के साथ जो है इनका जो ताल्लुक़ है। और आज जो हम ब्रीफली बात करेंगे वो फ़ीमेल इश्यूज़ पे बात करेंगे कि ख़वातीन के अंदर क्या इश्यूज़ होते हैं बिफ़ोर द मैरिज, आफ्टर द मैरिज, और बच्चे पैदा करने के लिए जो प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, इनफर्टिलिटी के जो इश्यूज़ होते हैं उस पर क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि लास्ट टाइम में हमने बात की थी इनफर्टिलिटी की, ख़वातीन के अंदर भी ये मसला होता है और मेल्स के अंदर भी ये होता है, तो मतलब इनिशियली क्या प्रॉब्लम आती है ख़वातीन के अंदर? सबसे ज़्यादा जो नॉर्मल प्रॉब्लम आ रही होती है या बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली जो प्रॉब्लम आ रही होती है वो कौन सी होती है? PCOS होते हैं, क्या होता है? मेरा ख्याल है हम इसको शुरू करते हैं सोशल प्रेशर्स से कि हमारे यहाँ तो जैसे ही शादी होती है तो कुछ लड़कियों के ऊपर सोशल प्रेशर्स आ जाते हैं कि भाई प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही। तो वो क्या करती हैं कि वो बिफ़ोर टाइम भी बाज़ दफ़ा अप्रोच कर लेती हैं कि अभी 1 साल भी नहीं हुआ होता साथ रहते हुए और वो कहती हैं कि मेरी तो प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो उनको तो हम जनरली ये एडवाइस करते हैं कि भाई आप फॉलिक एसिड लें, मल्टीविटामिन्स लें और एंग्जाइटी नहीं करें और वेट करें। तो यूजुअली क्या होता है कि 1 साल में 90% से ज़्यादा लोग उनकी प्रेगनेंसी हो जाती है। हाँ, अगर 1 साल गुजर गया है, साथ रह रहे हैं और कोई एहतियात नहीं कर रहे हैं तो प्रेगनेंसी अगर ना हो तो उसके बाद हम कहते हैं कि ठीक है, आप अपने आप को इन्वेस्टिगेट करवाएं या इन्वेस्टिगेशन शुरू करें। तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है वो ये कि हम औरत के बारे में हिस्ट्री जब लेते हैं तो हिस्ट्री में हम उनकी साइकिल के बारे में पूछते हैं, साइकिल्स रेगुलर हैं कि नहीं। फिर औरतों की साइकिल्स बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो सडन वेट गेन या उनका सडनली वेट लॉस हुआ है या वेट गेन किया है या एक्सटेंसिव उन्होंने कोई एक्सरसाइज प्रोग्राम किया है, और उसमें स्ट्रेस भी बहुत एक मैटर प्ले करता है जो साइकिल्स को आगे पीछे करता है। इस सब की हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री लेते हैं कि आपकी फैमिली में ऐसा तो नहीं है कि आपकी बहन है उनके भी बच्चे नहीं हैं और बहन भाइयों के बच्चे हैं कि नहीं, ये हिस्ट्री लेते हैं। और औरत का वेट और एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये भी कि कितना अरसा हुआ है शादी को। अगर कोई औरत हमारे पास 4 साल कहे, 4 साल से अबव के इतने साल हो गए हैं मेरे बच्चे नहीं हैं, तो हम थोड़ा सा उसको फिर सोचते हैं कि इसमें कोई ज़्यादा सीरियस इशू है। और अगर उसकी एज 35 एंड अबव है तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। यंग पेशेंट्स में जैसे अगर 20-25 साल की लड़की है तो हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई माइनर इशूज़ ही होंगे। हमारे मुल्क में TB बहुत कॉमन है। TB अक्सर इन्वेस्टिगेट नहीं होती, आपको हिस्ट्री लेनी पड़ती है पेशेंट से कि ख़ानदान में किसी को TB तो नहीं है। TB क्या करती है कि अगर वो इन्वॉल्व करे तो वो यूजुअली ट्यूब्स को ख़राब कर देती है। ट्यूब्स में ये होता है कि ट्यूब्स के जो बारीक एक सीलिया होते हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं और ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं। अब हमारे यहाँ ये होता है कि औरतें ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देती हैं बगैर ट्यूब्स को चेक कराए हुए। तो जब मरीज़ हमारे पास आता है तो हम उनको हमेशा ये कहते हैं कि देखो, हम तुम्हें ब्लाइंडली ट्रीट नहीं करेंगे, हमें तुम्हें पहले पूरा इन्वेस्टिगेट करना है। तो हम पेशेंट्स की ट्यूब ज़रूर चेक करते हैं जब तक वो रास्ता ही नहीं खुला हुआ कि एग्स में से ट्यूब जो है वो एग को उठाती है और फिर वो पूरा फर्टिलाइजेशन वहाँ होती है, फिर जाके वो एम्बेड होता है यूट्रस में या बच्चेदानी में या रहम में।
तो वो हम पहले पूरा चेक करते हैं, फिर हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। होता ये है कि नॉर्मली औरतें एंग्जाइटी में कि भाई प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जीपीज़ के पास जाती हैं, या जो शायद स्पेशलिस्ट नहीं होते उनके पास जाती हैं, तो ये एक आध टैबलेट्स ऐसी हैं कि सबको पता ये देनी है, तो वो यूजुअली लोग उनको देना शुरू कर देते हैं। और ये टैबलेट्स चूँकि नॉर्मली औरतों में एग एक मरतबा निकलता है, ये टैबलेट्स क्या करती हैं, ज़्यादा एग्स को मैच्योर करती होती हैं। हाँ। अब आपकी ओवरी में एग्स तो महदूद है, अब आप उसमें उनको ऐसी दवाएं देंगे जो 3 से 6 महीने से ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए और ज़्यादा एग्स प्रोड्यूस होंगे, तो उसमें ये होता है कि वो उनके एग्स एक्चुअली ख़त्म हो रहे होते हैं। और अक्सर औरतें इतनी मोटी मोटी फाइल्स लेके आती हैं कि हमने तो ये दवाएं बहुत खा ली हैं, हमने तो डॉक्टर साहब बड़ा इलाज कराया होता है, लेकिन ट्यूब्स कभी चेक नहीं हुई होती, प्लस कभी हस्बैंड का टेस्ट नहीं हुआ होता। तो हम हमारे सेंटर पे जब हम करते हैं तो हम तो औरत और मर्द दोनों को ऊपर लेके आते हैं। हम कहते हैं क्वालिटी अगर हमें एग की इम्प्रूव करनी है तो स्पर्म की भी करनी है, तो हम दोनों के पैरामीटर्स को ऊपर लाते हैं, तो हम सीमेन एनालिसिस के बगैर आगे नहीं बढ़ते। ठीक है डॉक्टर साहबा, जैसे आपने बताया कि ये जो सोशली हमने प्रोग्राम का जो आगाज़ किया है वो सोशल इश्यूज से किया है, तो सोशली मिस भी बहुत सारी होती हैं कि लोग ये समझ रहे होते हैं कि अगर हम जैसे कि हकीमों के पास जाएंगे, हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रहे होते हैं, या फिर बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो आपके रिलेटिव्स में होती हैं, आपको डिफरेंट तरह के मशवरे दे रही होती हैं। इसके ऊपर आप क्या बात करेंगी? क्योंकि हमारी जो ख़वातीन हैं वो सबसे ज़्यादा जो बेचारी प्रेशराइज हो रही होती हैं, अब शादी हुई नहीं है, सबसे पहले उनका सवाल होता है जब खुशखबरी कब दे रहे हैं आप, और उसके बाद जब वो डिफरेंट तरह की चीज़ें करना शुरू कर देती हैं, हर्बल मेडिसिन की तरफ जा रही होती हैं, या फिर मतलब हकीमों के पास जा रही होती हैं, या फिर ऐसी बेचारी मतलब सोशलाइज हो चुकी होती हैं, इतना मतलब वो सोशल प्रेशर में आ चुकी होती हैं कि उसकी वजह से उनकी बॉडी में जो कोई एबनॉर्मलिटी नहीं होती वो क्रिएट हो जाती है। इसके ऊपर आप क्या बात कहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इसके साथ साथ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अगर कोई भी इस तरह के मतलब सोशल प्रेशर में हैं, कोई भी ऐसे इश्यूज हैं, तो आप लोग उसको अपने ऊपर हावी ना करें, क्योंकि स्ट्रेस भी एक फैक्टर है जो इनफर्टिलिटी कॉज करवा रहा होता है, क्योंकि डिफरेंट तरह के स्ट्रेस में हार्मोन रिलीज हो रहे होते हैं जो आपकी जो बॉडी में प्रोडक्शन होने वाली यानी कि एक आपके अंदर कोई नुक्स नहीं भी है तो वो नुक्स हो जाता है। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो लाइव कॉल करें, हम आपको आंसर करेंगे। डॉक्टर साहब आपको जो भी आपकी मुश्किल है उसके लिए आपको अच्छा सजेशन देंगी। जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि क्या सोशल मिस होती हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही होती है? वो जो एक औरत है जिसके ऊपर प्रेशर है कि भाई इसकी प्रेगनेंसी क्यों नहीं हो रही, जाहिर है वो तो सोचेगी कि किसी भी तरह हो जाए, मगर मेरी यही उनको एडवाइस है कि आप सही लोगों से रब्ता करें। मुझे नहीं पता हकीम की दवाओं में क्या होता है, वो क्या डाल के देते हैं, स्टीरॉइड्स देते हैं या क्या देते हैं, ये मैं कुछ नहीं कह सकती, लेकिन हर्बल मेडिसिन का भी बहुत से लोग कहते हैं कि हर्बल मेडिसिन ट्राई करें, हो सकता है किसी पे वर्क करें किसी पे नहीं, लेकिन इसके लिए इसके कोई ऑथेंटिक वो नहीं है। जैसे हम रिसर्च बेस्ड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन प्रैक्टिस करते हैं, रिसर्च देखते हैं, तो रिसर्च में ऐसा कोई नहीं है कि हम कहें ये हर्बल मेडिसिन ले लो तो ये हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना उनको सही लोगों के पास जाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और जितना वो जल्दी जाएं उतना अच्छे रिजल्ट्स हैं, क्योंकि मैंने कहा ना औरत की एज बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एग रिज़र्व हमारा जो है वो विद एज कम होता चला जाता है। जब वो एग रिज़र्व ख़त्म हो जाता है तो आप मेनोपॉज़ल हो जाते हैं, आप जिसे उर्दू में कहते हैं सनेयास। तो अगर आपने रिपीटेड मेडिसिन खाई हैं तो आपको वो भी पहले हो जाएगा, और उसके बाद तो फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपने रिपीटेडली मेडिसिन ली, डिफरेंट तरह के स्टेरॉइड्स लिए, तो आपकी बॉडी में और नुकसान करते हैं और आपकी किडनीज पे इफेक्ट कर रहे होते हैं, आपको और बीमारी में मुब्तला कर रहे होते हैं। स्टेरॉइड्स जो है वो अब डायबिटिक की तरफ ही लेकर जाते हैं। एक कॉलर को भी शामिल करेंगे प्रोग्राम में। नदीम अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। हाँ मैडम, मेरी 2012 में मेरी शादी हुई थी, तब से मैं अभी तक मुझे मतलब कोई। आप थोड़ा सा लाउड बोलिएगा प्लीज। मेरी 2012 में शादी हुई थी, ठीक है, और अभी तक मेरे मतलब कोई मतलब बच्चा नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए मैं काफ़ी मतलब मेडिसिन यूज भी की हैं, डॉक्टर से भी बहुत मिला हूँ काफ़ी दफ़ा, पर ये कि टेस्ट भी मैंने कराया अपने मतलब वाइफ का भी, अपना भी टेस्ट कराया,
तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम तकरीबन 2019 में मैंने लास्ट टाइम अपना टेस्ट कराया था, जिसमें मेरी 11-10 मिलियन स्पर्म काउंट था और वाइफ का भी मतलब तकरीबन नॉर्मल ही था, पर अभी तक कोई अच्छा, जब आपने टेस्ट करवाए तो नॉर्मल। डॉक्टर साहबा कोई सवाल करना चाहेंगी? देखिए, कुछ लोगों को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है, ठीक है, उनमें आप ढूंढते हैं कोई कॉज नहीं मिलता, उनको हम थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, उनको हम एग बनने की दवाइयाँ देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी डॉक्टर साहबा, जो इस तरह के लोग होते हैं उनको इनफर्टिलिटी का कॉज नहीं होता, उसमें हम उनको एक स्टेप आगे ले जाते हैं। हम IUI करते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, हस्बैंड के सेल्स डायरेक्ट यूट्रस में डालते हैं एक कैथेटर के जरिए, तो थोड़ा सा फैसिलिटेट कर देते हैं उनको कि बाज़ दफ़ा कोई ऐसा फैक्टर होता है जो एक्चुअली रिपोर्टों में नहीं आ रहा होता, तो ये भी एक चीज़ है। तो वो मैं तो इनको यही कहूँगी कि ये अगर इन्होंने कभी रुजू नहीं किया है तो हमारे सेंटर पे आएँ और इनका बेसिक वर्कअप, अपनी सारी रिपोर्ट्स लेकर आएं। बिल्कुल। अभी एड्रेस मौजूद भी है स्क्रीन पर, नंबर से मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ इनफर्टिलिटी में डॉक्टर साहबा होती हैं। आप लाइव कॉल्स के ज़रिए भी शामिल हो सकते हैं, मतलब इनसे लाइव कॉल्स के ज़रिए भी बात कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो इनके जो एड्रेस मौजूद है स्क्रीन पर, आप उस पर भी जाकर रब्ता कर सकते हैं। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी की, बेऔलादी की, और जो सोशल प्रेशर होता है एक कपल पर शादी के बाद, उसकी जो मिस हैं। इसके अलावा जो है आप लोग मिसकॉन्सेप्शन की वजह से डिफरेंट चीज़ें, एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर करना शुरू कर देते हैं, तो दैट्स वेरी कि हार्मफुल फॉर योर हेल्थ एज वेल एज योर मेंटल हेल्थ। तो हमें हमेशा ऑथेंटिक जगह पे जाना चाहिए, ऑथेंटिक डॉक्टर से रुजू करना चाहिए और ऑथेंटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए। इसीलिए हमेशा मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे साथ वो एक्सपर्ट्स लोग प्रोग्राम करें, उनसे हम ओपिनियंस लें, और इसके साथ साथ जो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकें। डॉक्टर सोनिया नकवी हमारे साथ आज मौजूद हैं और हमें बहुत सारी बातों से आगाह भी कर रही थी, बता भी रही हैं कि इनफर्टिलिटी की ट्रीटमेंट कौन कौन से होते हैं और मिस की वजह से लोग गलत ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। डॉक्टर साहिबा हमें ब्रेक से पहले काफ़ी बहुत बातों से आगाह कर चुके हैं और मज़ीद भी डॉक्टर साहिबा से पूछते हैं। डॉक्टर साहिबा ज़रा बताइएगा कि जो इनफर्टिलिटी में लोगों इन्वेजिव प्रोसीजर की तरफ चले जाते हैं, यानी कि एक तो नॉन इन्वेजिव होता है, कि इनिशियली इन्वेजिव की तरफ चले जाते हैं, तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? मतलब मेरा नहीं ख्याल कोई डॉक्टर जो है वो बगैर वर्कअप के इन्वेजिव प्रोसीजर पे डायरेक्ट मरीजों को ले जाते हैं। तो एक ये मिथ भी मुझे क्लियर करनी है कि जो स्पेशलाइज्ड सेंटर्स होते हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट्स जो हैं वो आपके टेस्ट ट्यूब बेबी पे ही एंड अप हैं। यही चीज़ मुझे क्लियर करनी थी कि इन्वेजिवली क्यों जाते हैं। इनिशियली तो आप ना जाए। नहीं, डॉक्टर नहीं करते ऐसे। डॉक्टर कभी भी आपको स्पेशलाइज्ड सेंटर पे अगर बैठा है, हमारे सेंटर पे बैठा है, तो वो आपको बिला वजह कभी भी नहीं करेगा। वो तो डॉक्टर साहब जैसे आपका सेंटर तो काफी रिनोन है और उसके साथ ऑथेंटिक है, हमेशा आप वही चीज करते हैं जिससे लोगों को फायदा हो, अनएथिकल प्रैक्टिस की तरफ तो नहीं जाते। बहुत सारे लोग ऐसे जो अनएथिकल प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगी? मैं तो यही कहूँगी कि देखें, ऑथेंटिक सेंटर्स पे आप जाएं जो आपको पता है कि आपका हम तो शरिया लॉ को भी फॉलो करते हैं। हमारे पास ये भी बहुत इश्यूज होते हैं कि अक्सर लोगों को डाउट होता है कि भाई आप सीमेन एनालिसिस तो हमारा ले रहे हैं, किसी और का तो नहीं कर सकते आप, तो ये तो शरिया लॉ को हम फॉलो करते हैं ना। तो देखें, आगे हमने अल्लाह ताला को जवाब देना है, ऐसा हम कोई भी काम नहीं करते जो हमारे इस्लाम में नहीं है। तो एक तो ये भी लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, प्लस ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि बिला वजह हम उनका कोई इन्वेजिव प्रोसीजर डायरेक्ट टेस्ट ट्यूब बेबी पे हर पेशेंट को नहीं लेके जाते। पहले उसका बेसिक वर्कअप होता है, उस वर्कअप के हिसाब से कुछ लोग जो होते हैं उनसे दवाओं पे ही ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग एक स्टेप आगे जाके IUI करते हैं, कुछ लोगों को हम वो दूरबीनी आले वाला जिसे हम लैप्रोस्कोपिक कहते हैं, उससे हम उनकी ट्यूब्स वगैरह चेक कर लेते हैं और इसके बाद ट्रीटमेंट देते हैं। कुछ लोगों को उससे ही फ़ायदा हो जाता है। ठीक है, तो ये मिसकॉन्सेप्ट है कि आपका डॉक्टर साहब के पास आप जाएंगे तो वो महंगा वाला ही इलाज करेंगे। और महंगे की भी मैं ये बात बता दूं,
कि जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं तो उसकी एक्चुअली दवाएं बहुत एक्सपेंसिव हैं, तो कोई डॉक्टर अपने लिए पैसे नहीं बना रहे होते क्योंकि उसकी मेडिसिन की कॉस्ट ही इतनी होती है और उसमें 2-3 प्रोसीजर्स शामिल होते हैं, तो वो आपका से सुनने में लगता है तो बहुत एक्सपेंसिव है। ओके, ऑब्वियसली बात है साहब, जब आप मतलब कोई चीज़ आपको एक्सपेंसिव मार्केट में मिल रही है तो आप भी तो मजबूर है ना उस चीज़ को, आप कैसे उसको, मेडिसिन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, तो इस वजह से जो है यही मैं अपने नाज़रीन को भी बताना चाहूँगी कि कोई भी पेशेंट अगर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है और डॉक्टर उसको अमाउंट ज़्यादा बता रहा है तो इट डजंट मीन कि वो डॉक्टर उसमें कंसेशन कर सकता है, मतलब वो अपनी फ़ीस कम कर भी सकता है, पर जो मार्केट में अद्वियात होती हैं वही काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही होती हैं और मतलब वो काफ़ी डॉक्टर्स के लिए भी बड़ा मुश्किल होता है कि उनको जो पैकेजेस हैं वो फिक्स्ड है, बिल्कुल डॉक्टर अपना कोई नहीं ऐसा लगता कि अपना कुछ रख के एक्स्ट्रा बता देगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सेंटर के पैकेजेस फिक्स्ड है, वो आप हमारे मिले बगैर डायरेक्ट रिसेप्शन से भी पता बिल्कुल। एक कॉलर को भी डॉक्टर साहब शामिल करेंगे, शकीला हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी शकीला, कहाँ से, कौन से शहर से बात करिए? जी, मैं कराची से बात कर रही हूँ। तो अभी मैं आपका प्रोग्राम लाइव देख रही थी, तो मेरा छोटा सा क्वेश्चन है डॉक्टर साहबा से कि मेरी शादी को तकरीबन 14 साल हो गए हैं, ठीक है, और मैंने काफी इलाज करवाए हैं, यहाँ होली फैमिली से भी करवाया है, और उन्होंने भी इनका बताया था ये जिस सेंटर में ये इनका एड्रेस आ रहा है ना उसका, तो फिर मैंने छोड़ दिया इलाज। और अभी मैंने कुछ अर्सा पहले यहाँ एक छोटा सा क्लिनिक है, वहाँ से मेडिसिन ले रही हूँ, तो मुझे प्रेगनेंसी हुई 3 माह की, लेकिन मेरा बच्चा ग्रोथ नहीं था कर रहा, तो वो फिर मेरी डीएनसी होगी, और उसके बाद फिर अभी मैं मेडिसिन ले रही हूँ, तकरीबन 5 माह हो चुके हैं। तो वो मुझे एग का मसला था, वो एग की वो मेडिसिन दे रही है ना, ठीक है जी, तो वो अभी जो है वो बन रहे हैं, लेकिन अभी तकरीबन 6वां महीना चल रहा है, क्योंकि 6 माह का कोर्स डॉक्टर साहब ने मुझे बोला था कि वो करवा लें, उसके बाद जो है ना आप इंशाल्लाह ठीक हो जाए। रिपोर्ट तो मेरी हर दफा तकरीबन ठीक आ रही है, तो मैं फिर भी इनसे पूछना चाह रही हूँ कि इसके लिए मुझे कुछ बताएं कि मुझे आपकी एज पता करनी है। 34 इनकी एज है, 34 जी, 34 एज है। आई थिंक 34 पे अब आप मजीद एक्सपेरिमेंट नहीं करें। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी 14 साल शादी को हो गए हैं तो सेंटर पे रुजू करें जी, टाइम वेस्ट नहीं करें बिल्कुल, और मजीद टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। जब भी हमारे पास गायनोकोलॉजिस्ट आते हैं तो उनका हमेशा ये कंसर्न होता है कि टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट औरतों के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर वो मीनोपॉज का भी इशू आ जाता है कि अर्ली एज, किसी को तो अर्ली एज में भी हो जाता है, तो वो फिर, और जब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो रहे होते हैं तो वैसे भी बॉडी के अंदर हार्मोनल चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं, तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्टर साहबा, हम बात कर रहे थे कि आपके सेंटर पर लोग आते हैं और फिर डायरेक्टली ये कहते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा कॉस्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, उसके लिए फिर जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे पास एक एंजल ट्रस्ट है, उसमें जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको हम पूरा एक्चुअली उनका बैकग्राउंड देखते हैं। बेसिकली जो जेन्युइन केसेस होते हैं उनसे जहाँ तक हो सकता है तो सजाद साहब कर देते हैं अपनी तरफ से, अच्छा, लेकिन वो उनके हाथ में ही होता है। और फिर हम जो भी पेशेंट आता है उसका पूरा बैकग्राउंड देखते हैं, उसकी इनकम देखते हैं, उसके बिल्स वगैरह देखते हैं। अगर जेन्युइन केस होता है तो किसी हद तक हम जेन्युइन केस होगा तो फिर किसी हद तक जो है वो सपोर्ट करता है इदारा इटसेल्फ को, दैट्स वेरी गुड। देखें ना, यही तो ऑथेंटिक जो इदारे होते हैं उनका एक यही फ़ायदा होता है कि जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं तो आप उनसे चार्जेस रीज़नेबल प्राइस लें, जो मार्केट में आपको जो अद्वियात मिल रही हैं उसके हिसाब से, और बाकी जो लोग नॉन अफोर्डिंग हैं उनका करने की कोशिश करते हैं। और रज़िया सज्जाद साहिबा जो हैं वो एंजल ट्रस्ट को लुक आफ्टर करती हैं, तो जेन्युइन केसेस में हम अपनी तरफ से मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो हमसे हो सके वो करते हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहबा, एक और मेरा सवाल ये है कि जो PCOS होते हैं, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है, और अब तो डे बाय डे जंक फूड की वजह से या फिर डाइट का ख्याल ना रखना या फिर मोबाइल फ़ोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जिसकी वजह से नींद पूरी नहीं हो रही होती है, तो बहुत सारे लोगों के अंदर ये इश्यूज़ आ रहा होता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगी? प्रिकॉशंस क्या है, या किसी को है तो कैसे डायग्नोस करें वो? अच्छा, देखिए 20% नॉर्मल लोगों में पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं, तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज इटसेल्फ का होना ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा सिंड्रोम हो।
ठीक है। सिंड्रोम का मतलब है उसमें और भी एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इनमें साइकिल इरेगुलर हो जाती है, यानी कि आपको माहवारी जो है वो दिन चढ़ के आएगी। नॉर्मल माहवारी की ड्यूरेशन 26 से 35 दिन तक है। अगर आपकी 35 दिन की भी आगे जा रही है साइकिल, तो फिर आप देखें, सबसे मेन कॉज पॉलीसिस्टिक ओवरीज का वेट गेन है, जो इसका मैनेजमेंट भी बेसिकली रिवॉल्व्स अराउंड कि आप उसकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, और इसमें हार्मोन के टेस्ट भी होते हैं कंफर्म करने के लिए। तो खाली अल्ट्रासाउंड के ऊपर बेस पे हम डायग्नोज नहीं कर देते कि इसको पॉलीसिस्टिक ओवरीज है। हम उनके हार्मोनल एसेस कराते हैं, उनकी हिस्ट्री लेते हैं। ये अक्सर ऐसे भी बच्चियां प्रेजेंट करती हैं कि वेट गेन है, चेहरे पे बाल आ रहे हैं और एक्नी ज़्यादा हो रही है, और माहवारी टाइम पे नहीं आ रही है, दिन चढ़ के आ रहे हैं, या 2-2, 3-3 महीने नहीं आ रही। तो फिर हम उनको इन्वेस्टिगेट पहले करते हैं, मेक श्योर करते हैं कि कुछ लोगों को ये भी गलतफहमी होती है, अल्ट्रासाउंड उन्होंने करवाया और ये कह दिया कि जी पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, तो वो समझते हैं कोई सर्जरी से सही हो जाएगी पॉलीसिस्टिक ओवरीज, या कोई रसौली हो गई है। तो वो एक्चुअली रसौली नहीं होती, वो होता ये है कि ये वाली जो बच्चियाँ या लेडीज़ हैं ये ओव्यूलेट नहीं करती। इनमें एग बनते हैं छोटे छोटे, लेकिन वो कोई भी एक एग मैच्योर होकर फटता नहीं है, तो इनमें इनफर्टिलिटी भी होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन इसका मेन जो ट्रीटमेंट है ना, चले दवाएं एक तरफ छोड़ें, वो वेट है कि आप अपना वेट कंट्रोल में रखें, एक्टिविटी लेवल अपना बढ़ाएं, जंक फूड ना खाएं। आजकल तो बहुत रिवाज है, आपको पता है, जंक फूड का, तो इस वजह से हमारे अब ज़्यादा देखने में आ रहा है, कॉमन हो गई है ये चीज़ बहुत। तो ये सारी जो लाइफ मॉडिफिकेशन है, हेल्दी लाइफ स्टाइल जो है इख्तियार करने से, जागना है बच्चों को, फिर जब वो रात को जागते हैं तो ऑब्वियसली वो जंक फूड भी खाते हैं रात को बैठ के, तो इस वजह से भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, वेट गेन होता है। एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, देखते रहिए हेल्थ टॉक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम बात कर रहे थे इनफर्टिलिटी की, और इसके अलावा हम जो सोशल मिस होती हैं कि आपकी सोसाइटी के अंदर बहुत ऐसी बातें होती हैं जो मतलब इतनी ज़्यादा कोई मतलब अहमियत नहीं रख रही होती, फिर भी हम लोग उसको बहुत हावी कर लेते हैं। उसके साथ साथ हम लोग जो है बहुत ज़्यादा गलत ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं, जिसमें एंड में यही होता है कि रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा यानी डैमेजिंग होता है। आपकी हेल्थ भी आप उस तरीके से डैमेज हो रही होती है, और बाकी मेंटली भी आप बहुत ज़्यादा जो है वो रिस्क पर चले जाते हैं कि एक क्रिटिसाइज हो रहे होते हैं। साथ साथ में जो है वो ऐसी अद्वियात का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं जो मतलब के आपकी सेहत के लिए और मज़ीद नुकसानदेह होती हैं। हमारे साथ जो है डॉक्टर सोनिया नकवी मौजूद हैं, जो हमें बताई थी कि कैसे आप इन सारे इश्यूज़ को फेस करें और उसके साथ साथ ऑथेंटिक ट्रीटमेंट की तरफ जाएं विदाउट एनी स्ट्रेस, विदाउट एनी एंजाइटी। जी डॉक्टर साहब, हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे पीसीओएस की। तो पीसीओएस के लिए आप बताई थी कि जो हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही होती है, एक्नी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो डॉक्टर साहब इसका ट्रीटमेंट भी बताएं हमारे व्यूवर्स को कि ऐसी खवातीन, ऐसी बच्चियाँ जिनको पीसीओएस का बहुत ज़्यादा शिकार मतलब आपने बताया कि ये अनहेल्दी लाइफ स्टाइल की वजह से भी एक तो हो रहा होता है, पर मेडिकली जैसे कि आप गायनेकोलॉजिस्ट के तौर पे काम कर रही हैं, तो मेडिकली इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? मेडिसिन हैं या फिर? मेडिसिन हैं, लेकिन इसमें हम बेसिकली लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बताते हैं। ठीक है। अगर वो अपना वजन कम करेंगी, जैसे आजकल हम एक BMI निकालते हैं ना, हाइट और वेट के हिसाब से, तो आइडियल BMI जो है ना वो 25 होता है। तो अगर 28 तक है तो वो माइल्ड ओबेसिटी की तरफ चला जाता है, और 30 से प्लस तो ज़्यादा ओबीज हो जाते हैं लोग। तो उस चीज़ को वो रोकें। बाकी हिर्सुटिज्म वगैरह के लिए तो फिर उनको जो है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास अब आजकल लेज़र वगैरह आ गया है, वो सब कर सकते हैं। अच्छा, फेस ट्रीटमेंट की तरफ लेज़र करवाएं, इसके अलावा जो है लाइफ मॉडिफिकेशन करें, अपनी डाइट में चिकन का इस्तेमाल भी डॉक्टर साहबा आजकल जो है चिकन को बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस और ये सारी चीज़ें। बच्चे हैं ना आजकल वो सब्जियां नहीं खाते, तो हमारे ज़माने में ये होता था कि सब्जियां, मतलब हम ये नहीं कह सकते थे अपने घरों में कि जी ये चीज़ हम नहीं खाएंगे, ये चीज़ हम नहीं खाएंगे, सब कुछ खाना पड़ता था। तो हमारे पेरेंट्स ये कहते थे कि जिस चीज़ को तुम मना करते हो किसी लोगों को वो नसीब भी नहीं होती। वो हम लोगों का ब्रॉटअप ऐसा था, लेकिन आजकल के बच्चे सब चिकन खाना चाहते हैं। उनको अगर आप कहें कि आप सब्जियां खाएं तो वो सब्जियों की तरफ नहीं कर जाते। तो आई थिंक उनको बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, सब्जियां और फ्रूट्स खाने चाहिए, और
एक्टिविटी लेवल भी बढ़ाना चाहिए। अब हमारा चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है तो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोग या तो फ़ोनों में देखते रहते हैं या तो स्क्रीन पे देखते रहते हैं, किसी भी फॉर्म की स्क्रीन हो, चाहे वीडियो गेम्स खेलें या कुछ। तो एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए कम से कम आप आधा घंटा रोज निकालें कि कोई ना कोई एक्टिविटी करें, बिल्कुल आउटडोर, चाहे वॉक करें। और डॉक्टर साहब ये जो चिकन वाला एक मामला है कि चिकन को बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट भी गायनेकोलॉजिस्ट भी मना करे होते हैं, क्या वजूहात हैं? चिकन को मेरा ख्याल है वो इंजेक्शंस लगा के उसको बिफोर टाइम बड़ा करते हैं साइज उसका। सही। तो ये भी एक है कि शायद इस वजह से ऐसा हो रहा है, या बेसिकली सारा मुझे लगता है फास्ट फूड रिलेटेड भी है। फास्ट फूड related रिलेटेड है। और नमक का इस्तेमाल, नमक जो सॉल्ट का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ाना खाने के अंदर, ये कितना नुकसानदेह है? इनफर्टिलिटी के ऊपर इसके नुकसानात हैं या कहते हैं डायरेक्ट इनफर्टिलिटी पे नहीं है, मगर सॉल्ट या शुगर दोनों ये तो स्लो पॉइजन है ना, ये तो स्लो पॉइजन कहते हैं। तो इसके सब्स्टिट्यूट में क्या लेना चाहिए डॉक्टर साहबा? नहीं, आप एक बैलेंस्ड डाइट लें, आप ऊपर से सॉल्ट तो कम से कम ना डालें अपने खाने में। और चीनी में देखें, हमारे जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं उस कार्बोहाइड्रेट में रोटी भी शामिल है, ब्रेड भी शामिल है, राइस भी शामिल है, उनका एंड प्रोडक्ट बॉडी में तो शुगर ही है ना। तो अगर हम चीनी नहीं भी खा रहे, वैसे जैसे डायरेक्ट हम मीठा नहीं खा रहे हैं, मीठे से बनी हुई चीजें नहीं खा रहे और कार्बोहाइड्रेट इनटेक आप ले रहे हैं, तो एंड प्रोडक्ट तो बॉडी में भी शुगर ही जा रहा है बन के। तो डॉक्टर साहब जैसे आपकी प्रैक्टिस है इसमें बहुत सारे मरीज आपके पास आते होंगे, तो डाइट का कितने लोग ख्याल रखते हैं, कितने लोगों को डाइट के थ्रू आप ट्रीटमेंट बताती हैं? लेकिन जो पीसीओ वगैरह के पेशेंट्स होते हैं ना, हमारे मुल्क में तो फिर भी कर देते हैं, बाहर के मुल्कों में तो आईवीएफ पे जाते ही नहीं है, टेस्ट ट्यूब बेबी पे कहते हैं नहीं, पहले अपना वजन कम करो। अच्छा, पहले वजन कम करो तो उसका रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा अगर आपका वेट ऑप्टिमम है। और हमारे यहाँ चूंकि अब तो खैर शायद सिक्योरिटी इशूज भी हैं कि पहले ये था कि चलें लोग बाहर वॉक करते थे, हम लोगों ने बचपन में क्या किया, हम लोगों ने गलियों में खेला, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। साइकिलें चलाई और बारिशों में रोडों पे हमने खेला, लाइक वो हमारे ज़माने थे। अब लोग जो हैं एक मीडिया की वजह से भी, सोशल मीडिया की वजह से भी, कि वो ज़्यादा बेहतर फील करते हैं स्क्रीन के सामने। लेकिन मैंने देखा कोविड के दिनों में जब बहुत आना जाना लोगों का बंद था, शुरू में जब लॉकडाउन हुआ था, तो मैंने देखा कि वॉक का रुझान बहुत बढ़ गया था, क्योंकि लोग क्या करें। तो मैंने देखा बहुत से, स्पेशली कराची में साइकिलिंग बहुत कॉमन हुई कि लोग फेज 8 की तरफ निकल जाते थे साइकिल्स ले लेके अपनी गाड़ियों में कि चले कुछ हवा में तो ब्रीथ करें। और अपने महल्ले में भी वॉक और साइकिलिंग का मैंने बहुत देखा कि रिवाज इससे बढ़ गया है। अवेयरनेस तो हो गई है लोगों में कि वॉक हेल्दी है। औरतें अबाया पहन के भी आराम से पार्क वगैरह में वॉक कर रही होती हैं, आप मास्क लगा के भी कर सकते हैं वॉक। तो ये सारी चीज़ें जो है लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डाइट। और इसके अलावा डॉक्टर साहबा हमारे पाकिस्तान के अंदर या फिर जैसे आपकी प्रैक्टिस रही है इंटरनेशनल लेवल पर भी, बहुत ज़्यादा फेस जो करते हैं जो इनफर्टिलिटी का सबसे मेजर इशू क्या आता है, कॉजेज क्या है? मतलब अगर कोई आ रहा है पीसीओज या फिर कोई और? नहीं, मुझे लगता है मेजर इशू ये भी एक होता है कि औरत आ जाती है, वही अपना ट्रीटमेंट कराती रहती है, आदमी नहीं आते सामने। तो आपके प्रोग्राम के उससे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि देखें इनफर्टिलिटी का जो इलाज है ना वो कपल का होता है, कपल का होता है। बिल्कुल सही कह रही हूँ डॉक्टर साहब। काउंसलिंग के लिए भी अगर हमारे पास आते हैं तो हम उनसे पूछते हैं कि आपके शौहर कहाँ हैं। हाँ, अगर किसी का शौहर बाहर काम कर रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर हैं तो भी हम उनको कहते हैं कि एक दफ़ा लाएं, टेस्ट कराएं। और हमारे पास तो फ्रीजिंग का ऑप्शन है, सीमन फ्रीजिंग का ऑप्शन है, तो सीमन फ्रीज करवा के चले जाएं। लेकिन सामने तो आए ना, सामने तो आए। बिल्कुल ऐसा तो नहीं है कि हम उनको पता नहीं लोगों में है कि वो डरते हैं कि लेबल हो जाएगा कि भाई ये सोशल इशू। पाकिस्तान के अंदर आपको बताया ना कि जितना मर्ज का प्रॉब्लम नहीं आता उतना आपको मेंटल इश्यूज का आ जाता है, यानी कि आपको उसका दिमाग ठीक करते, दिमागी तवाजुन ठीक करने में ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मतलब एक आदमी है जो अपना टेस्ट नहीं कराएगा और प्रॉब्लम उसके अंदर ही होगी, उनके अंदर ही होगी, और वो सोचेगा कि मैं दूसरी शादी कर लूं, फिर मैं तीसरी कर लूं। फिर मैं कहती हूँ कि तुम दूसरी करो या तीसरी करो, चौथी भी कर लो, चलो। अगर तुम्हारा अंदर फॉल्ट है तो वो बच्चे तो दूसरी तीसरी से भी नहीं होंगे। सही कह रही हैं आप। और ये कोई खुदा ना खास्ता हम टेस्ट करवा के लोगों को लेबल नहीं कर रहे होते। हमें ये होता है कि नहीं, मगर एटलीस्ट तशखीस तो हो जाए ना। कुछ लोगों को सीमेन एनालिसिस में 19-20 अगर मोटिलिटी का इफेक्ट है या कुछ है, दवाओं से इलाज हो जाता है। कुछ लोगों को कुछ सर्जिकल ऐसी
प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे वेरिकोसील है या तो वो ट्रीटेबल है, सारे कॉजेज सर्जिकली ट्रीटेबल हैं। हिस्ट्री में हम पूछते हैं डॉक्टर साहब जैसे आपने बताया सीमन का फ्रोजन कर देना, आपके दायरे में फ्रीज कर देना, ठीक है, तो इसके बारे में जरा हमारे व्यूअर्स को डिटेल में बताएं क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से ये होता है, क्योंकि मैकेनिज्म समझना लोगों के लिए ज्यादा सैंपल जो है उन लोगों के लिए स्पेशली जो बाहर से आते हैं इलाज कराने, तो अक्सर ये होता है कि औरतें काम नहीं कर रही होती, मर्द काम कर रहे होते हैं, उन्हें अपनी जॉब पर वापस जाना होता है, या वो इतना लंबा अरसा जितने अरसे औरत की ट्रीटमेंट चल रही होती है 3 to 4 वीक्स का समझ लें, वो नहीं रुक पाते। उनके लिए हमारे पास ऑप्शन सीमन फ्रीजिंग का भी है और एम्ब्रियो फ्रीजिंग का भी है। एम्ब्रियो फ्रीजिंग का मतलब है आपने किसी के एग उठाए और बनाया लैब में, उनके डालेंगे तो हम 2, ठीक है, 1 2 मैक्सिमम 3। अगर हमने 2 डाले और हमारे पास कुछ अच्छे उनके रह गए हैं, जो फर्टिलाइज्ड एग्स पड़े हुए हैं उनके छोटे छोटे एम्ब्रियो जिसे कहते हैं, जो आगे फीटस बनेंगे, तो उसका भी ऑप्शन हमारे पास फ्रीजिंग का है। अच्छा, फ्रीजिंग का। डॉक्टर साहब ये सारा जो आप प्रोसीजर कर रहे होते हैं इसमें टाइम कंज्यूम कितना होता है, कितना टाइम लगता है? क्योंकि अगर कोई भी प्रोसीजर अगर हम शॉर्ट प्रोटोकॉल से करें तो 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। 3 से 4 हफ्ते में ये प्रोसीजर मतलब परफॉर्म हो जाता है, जबरदस्त, ग्रेट। तो ये फिर कौन सा वाला करना है, ये पेशेंट के लैब रिपोर्ट्स देख के, अल्ट्रासाउंड देख के, एज देख के फिर हम डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा वाला प्रोटोकॉल हमें देना है, किसको किस दवा पे डालना है। वो इंडिविजुअलाइज्ड होता है, वो आप सबको एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते, पेशेंट टू पेशेंट वैरी करता है। मगर ये कि अगर ऐसा इशू है ना कि हस्बैंड नहीं रुक सकते, तो फिर उनको हम कहते हैं कि ठीक है आप फ्रीज करवा के चले जाएं, ठीक है, क्योंकि आपकी जरूरत उसी दिन पड़ेगी जिस दिन हम एग पिक करेंगे। बिल्कुल। तो हमारे पास फ्रोजन होता है सैंपल, वो हम ले लेते हैं। बिल्कुल। एक कॉलर को भी शामिल करते हैं, सलमान जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब कराची से बात कर रहे हैं? जी, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी, आप बताइएगा क्या मसला है आपका? आपकी एज तो 32 है और मैरिड हैं आप? जी, मैरिड। अच्छा जी, सवाल करें। सवाल मेरा ये है कि मेरी शादी को एक साल से ज्यादा अर्सा हो गया, ठीक है, और शादी के 6 महीने के बाद प्रेगनेंसी हो गई थी मेरी वाइफ को, ठीक है, उसके बाद 1 महीने के बाद DNC हो गए थे, सही। तो आपको 8 महीने से ज्यादा अर्सा हो गया है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो आया क्या मुझे उसको टेस्ट करवाना चाहिए और अपना भी टेस्ट करवाना चाहिए, तो मुझे जरा कंफर्म कर दीजिएगा। और अगर नहीं हो रही तो उसको इससे मेडिसिन वगैरह भी आप ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ओके सलमान साहब, कोई और सवाल है आपका? ठीक है, डॉक्टर साहबा कोई सवाल करना चाहेंगी? नहीं, मैं इनको ये बता रही हूँ कि अगर इनकी थैंक यू फॉर कॉलिंग जी 1 साल के अंदर अंदर प्रेगनेंसी हो गई है ना, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। 6 मंथ्स उन्होंने कहा, तो 6 मंथ्स में प्रेगनेंसी हो के मिसकैरेज हो गया, तो औरतों की लाइफ में कभी ना कभी एक ना एक मिसकैरेज हो जाता है, तो इससे डिसहार्टन नहीं हो, दिल छोटा नहीं करें, ठीक है। और अगर आपकी एक प्रेगनेंसी विद इन अ ईयर टाइम हो गई है, इसका मतलब है कि आप लोगों में कोई मसला है, मुझे नहीं लगता इतना बड़ा इशू होगा। और बेशक आप डॉक्टर से रुजू कर लें या मतलब मेरे पास आप बेशक आ जाएं और आपका इवैल्यूएट करके देख लेंगे। मिसकैरेज के भी बहुत सारे रीजंस होते हैं। अक्सर तो हम पेशेंट्स को ये काउंसिल करते हैं कि खुदा ना खास्ता अगर बेबी एबनॉर्मल होता है तो कुदरती तौर पे वो बच्चा बढ़ता ही नहीं है, ज़ाया हो जाता है। अच्छा, तो अल्लाह ताला की तरफ से ये कुदरती भी होता है। तो ये है कि एक दफ़ा डॉक्टर से मिल ज़रूर लें, माय सेंटर पे आ जाएं। मुझे नहीं लगता कि इनका कोई इतना बिग प्रॉब्लम होगा। अच्छा, कोई बड़ा मसला। डॉक्टर साहब, कभी कभी किसी को जेनेटिकली इश्यूज होते हैं, कुछ आपके मतलब पहली प्रेगनेंसी में आपको कुछ इंजेक्शंस लगे होते हैं या कोई मेडिसिन होती है, तो सेकंड जो आपकी प्रेगनेंसी होती है उसमें मिसकैरेज के चांसेस होते हैं, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा। या तो फिर इनिशियली एंटीबॉडीज बॉडी में बन रहे होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चा जो है वो बार बार मिसकैरेज की तरफ जाए। का ज़्यादा चक्कर होता है जिनका देखें, जब भी हमारे पास कोई औरत पहली दफ़ा प्रेग्नेंट होती है उसका ब्लड ग्रुप हम ज़रूर कराते हैं। अगर ब्लड ग्रुप नेगेटिव है तो हम हस्बैंड का कराते हैं। अगर हस्बैंड का पॉजिटिव है तो होता ही है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम बच्चा नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो चूंकि उसका ब्लड ग्रुप बच्चे का माँ से डिफरेंट होता है ना, माँ के अंदर कुदरती एंटीबॉडीज होती हैं, तो जब पहली एंटीबॉडीज होती हैं जो IgM होती हैं वो तो ज़रा बड़े साइज की होती हैं, वो क्रॉस नहीं करती बच्चे को, वो डैमेज नहीं करती। लेकिन जब आपकी बॉडी ये देखती है कि सेकंड बेबी हो रहा है और इसका भी पॉजिटिव है, तो समझ लें कि वो जो एक फौज तैयार हो जाती है ना माँ के अंदर, वो बच्चे के सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो ब्लड ग्रुप का पता होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके प्रिवेंशन के लिए एक महंगा वाला टीका लगता है। अच्छा,
वो लगवाना ज़रूरी होता है। वो क्या होता है कि जो बच्चे के सेल्स माँ के अंदर गए भी होते हैं, वो उनको कोट करके मदर के अंदर जो एक मदर की जो फौज है ना, उसको सोया रहने देता है, जगाता नहीं है ना। ठीक है। एक दफा वो फौज जाग गई और उनको पता चल गया ये हमारे दुश्मन है, तो वो फिर अगली प्रेगनेंसी में होने नहीं देते। बिल्कुल। और ये ज्यादातर खवातीन को इशू आता है टॉपिक प्रेगनेंसी में भी और बहुत सारी चीजों में, कि उनको बेचारियों को पता ही नहीं होता है कि उनके ब्लड ग्रुप की वजह से ही उनके जो सेकंड बेबी है उसका भी तो ये हुई ना कि आपकी ट्यूब में प्रेगनेंसी हो गई, तो इनकी ट्यूब में एक दफा हो जाती है, उनकी ट्यूब में दोबारा होने के भी चांसेस होते हैं। और अगर उनकी एक ट्यूब उसकी वजह से फट गई है और निकाल दी गई है, तो आप समझ लें कि फिर तो सिर्फ एक ही ट्यूब बची तो आपके चांसेस और कम हो गए, 50% हो गए, कम हो जाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि ना हो, कम हो जाएंगे। तो वो उनको ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी खत्म होता जा रहा है। आप हमारे व्यूवर्स को कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट मैसेज देना चाहेंगी, बताना चाहेंगी, जो हमारी यंग गर्ल्स हैं उनके लिए भी, सोशली भी, मतलब बहुत सारे हमारे पर टैबूज हैं जो हम डिस्कस नहीं करते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, मैं एक तो मर्दों को ये मैसेज दूंगी कि अपनी जब इनफर्टिलिटी के इलाज के लिए जाएं तो प्लीज़ खुदारा खुद ज़रूर साथ जाएं, क्योंकि इनफर्टिलिटी जो है वो एज अ कपल आप ट्रीट करते हैं। कभी भी आप ये मत समझें कि औरत ही औरत है, इसकी साइकिल इरेगुलर है, इसके अंदर प्रॉब्लम है, ये मोटी है, ये वो है। क्या पता आपके अंदर भी कोई प्रॉब्लम हो और दोनों को ट्रीट करने से वो चीज़ बआसानी हल हो जाए। तो ये मेरा एक मैसेज है। और यंग लड़कियों को मेरा ये मैसेज है कि आई थिंक फैमिली प्लानिंग के वजह से बहुत ज़्यादा डिले भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि औरत की एज इंपॉर्टेंट है। आजकल चूँकि ज़ाहिर है महंगाई इतनी है कि औरत और मर्द दोनों काम करें तो घर चलता है ना। आजकल तो वो ज़माने आ गए, तो बच्चियां पढ़ भी ज़्यादा रही हैं और उनके ऊपर ज़ाहिर सोशल प्रेशर्स भी हैं कि फैमिली शादी भी करनी है, फैमिली भी रेस करनी है। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, अगर वक्त से कर लें तो प्रॉब्लम्स कम होते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि जल्दी शादी कर लें, यानी कि टाइम से कर लें। देखिए, हाँ, ये औरतों के ऊपर मुश्किल ज़रूर होती है क्योंकि उन्होंने हर चीज़ साथ चलानी होती है ना। उन्होंने घर भी देखना है, उन्होंने जॉब भी करनी है। मैंने पढ़ा मैंने तो सारा बाद में ही पढ़ा, ठीक है। तो कोऑपरेशन मर्द की बहुत ज़रूरी होती है। तो ये कि हर चीज़ टाइम से हो जाए, बिल्कुल तो अच्छा सही कह रही हैं। आप अपनी प्रेगनेंसी को ही 35 साल तक डिले करेंगे, 40 साल तक डिले करेंगे, फिर डॉक्टर भी आपकी इतनी मदद नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं। इसके साथ साथ जो है आपको जो भी इश्यूज़ हैं इनफर्टिलिटी से रेलिवेंट, ऑस्ट्रेलियन कॉन्सेप्ट ऑफ फर्टिलिटी में आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। फ्री कंसल्टेशंस भी होती हैं वहाँ पर, बहुत माहिर डॉक्टर हैं जो भी आपके हेल्थ इशूज़ हैं और इनफर्टिलिटी के इशूज़ हैं वो बआसानी विद कॉन्फिडेंशियलिटी, मीन्स कि आपके जो इशूज़ हैं वो एक बहुत अच्छे तरीके से एथिकल कंसिडरेशन को देखते हुए वो लोग आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मिलेंगे। अपनी मेज़बान फलक कादिर को इजाज़त दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।